सर अब हमें सबको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है, बहुत सारे मार्केट क्योस होने वाला है पूरे वर्ल्ड में, बट इसके बाद हम स्टेबिलिटी कहाँ से लाएं और कहाँ तक वो स्टेबिलिटी हम समझ सकते हैं कि अब ये स्टेबिलिटी है। अब आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में 2-3 मंथ्स बाद भी कुछ भी बहुत बड़ा होने वाला है, वो भी आपने बताया भी था और देख के लग भी रहा है। तो हम स्टेबिलिटी अपने आप में, अपने अंदर कैसे लाएं? स्टेबिलिटी लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। जब आपको कुछ अच्छे से समझ आ जाता है और आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं और वो विजन आपकी लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती है, तो आप स्टेबल होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ आप लोगों को, कुछ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, इतना तो अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा इतने सालों में, उसके पीछे मेरा कोई पर्सनल एजेंडा या कोई मोटिव नहीं है। और अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो इसका मतलब जो भी आप लोगों को कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ करना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी, करो या ना करो, वो मैं खुद पहले उससे बहुत बड़े लेवल पे कर चुका हूं, जिस लेवल पे आप सोच सकते हो, जहां तक आपकी सोच जा सकती है, तब बोल रहा हूं। आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर जो होते ऐसे हैं जिनकी जेब में 1 रुपये नहीं होता, दिखाते ऐसे हैं जैसे हमारे पास में करोड़ों रुपए हैं। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि आप देख करके आइडिया नहीं लगा सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस लेवल पे कर रहा हूँ, यू हैव नो आइडिया। बट इतनी आपके अंदर समझ हो जानी चाहिए कि इफ आई एम सेइंग समथिंग देयर हैज टू बी समथिंग बिग बिहाइंड इट, तभी मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ माई सेशंस देखोगे वो बहुत कम हो गए हैं। क्यों कम हुए हैं? लगाओ दिमाग। क्योंकि वो सेम क्वेश्चंस का आंसर करने में, जो क्वेश्चंस मेरे से पिछले 10 सालों में पूछे जा रहे थे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी खुद की ग्रोथ रुक जाती है, तो मैंने ब्रेक लिया। तो मैंने क्या किया? अपने आप को अपग्रेड किया, देखा पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अब मैं उसकी काफ़ी डेप्थ में चला गया हूँ। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली। तो जब हमको क्लियरली नजर आता है कुछ भी और अच्छे से समझ आता है, फिर हम एक्शन लेते हैं, तो वहां पर स्टेबिलिटी होती है। इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिसके साथ में जुड़ी हुई है मेंटल स्टेबिलिटी। इफ यू आर सेइंग कि मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो हिल जाए, मेंटली स्टेबल कैसे रहे? ये बकवास क्वेश्चन है। यू कैन नॉट बी मेंटली स्टेबल इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, नॉट पॉसिबल जी। क्योंकि आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे, जिस पे डिपेंड हो गए उसको समझ आ जाएगा, वो फिर आपको साइकोलॉजिकल टॉर्चर करेगा या करेगी। तो मेंटल स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फाइनेंस, व्हाट इज मनी। ये नहीं कि इधर उधर से सुन लिया किसी को भी और चल पड़े उसी रास्ते में। इसी में एक और क्वेश्चन है कि हम लोगों को समझाएं कैसे? जैसे आप जो कह रहे हैं वो यहाँ 10-15 लोग यहाँ आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं। लोगों को न्यूज़ चैनल से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, सब लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बट मानने को कोई तैयार नहीं है। न्यूज़ चैनल से क्या सुनने को मिलता है? क्योस वर्ल्ड्स में क्या हो रहा है, वॉर होने वाली है, इसकी वजह से क्या प्राइसेस बढ़ने वाली है। सबसे पहले तो न्यूज़ चैनल देखना बंद करो। अब नहीं देखता कोई। अगर एक्चुअल में समझना है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, सबसे पहले ये जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं इसको देखना बंद कर दो। न्यूज़ नहीं है वहाँ पर, एडवर्टाइजिंग है। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है और आप उसको न्यूज़ समझ के कंज्यूम कर रहे हो। तो हो क्या रहा है कि आप जिसको पहले ही कुछ नहीं पता, उसके दिमाग में कुछ फीड कर दिया और अब आप उसको पकड़ के बैठे हो कि हाँ यही सच है, और उसके लिए लोगों से लड़ रहे हो। द हाइट ऑफ फूलिशनेस। रिसर्च करना सीखो। कैसे रिसर्च करते हैं? रिसर्च की शुरुआत होती है सही तरह के क्वेश्चंस पूछने से। अब ये भी सवाल है किससे पूछे? अच्छा, न्यूज़ चैनल ना देखें तो क्या करें? यूट्यूब पे चले जाएं, वहां पर जाकर के देखें। वहां पर तो और भी एक से बढ़कर एक नकली लोग बैठे हैं, तो अब करें क्या? कहां जाएं? किससे पूछे? कैसे समझे? आज आपके पास में इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। मेरे जितने भी सेशंस हुए हैं पिछले 1-2 साल में, उसको कनेक्ट करो ना। मैंने क्या कहा? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। क्या है ये? इन्फिनिट इंटेलिजेंस। तो फाइनाइट इंटेलिजेंस से क्यों पूछ रहे हो? मेरे से पूछो सर आप कैसे रिसर्च करते हो, ऐसे क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछते? नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपको कहाँ से इन जानकारी मिल रही है, क्योंकि हमें जो मिल रहा है वो गूगल के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू या न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, यहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है। ध्यान से समझना, गूगल के थ्रू और चैट जीपीटी के थ्रू कुछ मिलता नहीं है, आप ढूंढते हो। और जो सोशल मीडिया पे आप ढूंढते नहीं हो, आपको मिलता है। न्यूज़ चैनल पे आप ढूंढते नहीं हो, आपको मिलता है। दोनों में फर्क समझ पा रहे हो? यूट्यूब पे आप ढूंढते नहीं हो, आपको मिलता है। तो ढूंढना सीखो, इसको रिसर्च बोलते हैं। ढूंढने में और मिलने में फर्क समझ आ रहा है? आप सोचते हो ऑन द बेसिस ऑफ जो आपको मिलता है, जो आपको परोसा जाता है, और जो आपको देता है इंफॉर्मेशन, उसमें उसका कोई फायदा है, कोई एजेंडा है।
उसी तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है फिल्टर होकर के, जो शॉर्ट टर्म में सुन करके या तो आपको डर लगे या आपको मजा आए, बस पेन एंड प्लेजर, तभी तो आप उसको देखोगे और ऐसे ही आप बन गए हो। और यहां पर स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं है, उसकी बातें हैं, स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं है। आज किसी न्यूज चैनल को देखोगे वो कहेगा अरे सोने का दाम बहुत ऊपर जाने वाला है, खरीद लो, अगले दिन उसकी वीडियो आएगी बेच दो, सब खत्म होने वाला है। कहां है स्टेबिलिटी? पागल हो जाओगे ये सब देख देख करके। तो जब ये सारे ऑप्शन हमने हटाए, क्यों हटाए, ये समझ आ रहा है क्यों हटाए? ताकि फोकस्ड होके ऑथेंटिसिटी और थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करे चीज़ों को, अगर सही तरीके से जानना है। अब रिसर्च कैसे करें, ये सवाल उठता है। सही तरह की क्वेश्चनिंग करना आपको आना चाहिए। रिसर्च करना आज की डेट में बहुत आसान हो गया है, बस प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों का माइंड क्वेश्चनिंग माइंड नहीं है। यू हैव गॉट ऑल द आंसर्स बट नो क्वेश्चंस। मैं जब भी कभी ऐसी किसी जगह पर जाता हूं जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, लोग मतलब आपके जैसे और लोग जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ भरा हुआ है और उनको सब पता है, उनके पास में हर सवाल का जवाब है, सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। ऐसी नहीं होता सोशल गैदरिंग में, चाहे वो आपके घर पे हो, चाहे किसी फंक्शन में हो, चाहे किसी मैरिज में हो, सब कुछ ना कुछ ऐसे बोल रहे होते हैं एज इफ दे नो, और आपस में लड़ रहे होते हैं। ओ नहीं 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 नहीं, तू ये कह रहा है, तू वो कह रहा है। मेरे को बहुत मजा आता है, बहुत जबरदस्त एंटरटेनमेंट होता है। बिल्कुल जैसे दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, गाड़ी दोनों की नकली है बट लड़ रहे हैं कि नहीं ये बेटर है वो बेटर है। कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि असली गाड़ी और नकली गाड़ी में फर्क क्या होता है। जैसे एक बच्चा है, उसके दिमाग में कुछ भर दिया और वो बोलने लग गया, ऐसी तो आप हो, स्कूल ने ऐसी तो बनाया आपको, आपके घर वालों ने भी ऐसे ही बनाया है, तो ये क्यों नहीं समझते? डू यू हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड? विदाउट क्वेश्चनिंग हाउ कैन योर अंडरस्टैंडिंग बी स्टेबल? तो अगर आप लोगों का सवाल ये है कि क्या होने वाला है, तो वो तो मेरी रिसर्च है जिसके बारे में मुझे पता है और मुझे क्लियर पता है, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी विजन कहां है? 2 साल 3 साल 5 साल आगे। हाँ, शॉर्ट टर्म की जो बेसिक प्लानिंग होती है वो मैंने कर ली। तो डू यू गाइज वांट टू नो कि मैं कैसे रिसर्च करता हूं? मैंने भी क्या कहा बता चुका हूं वैसे ऑलरेडी आपको, अगर आपने ध्यान से सुना है और डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो तो। आस्किंग द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू whom? टू अ पर्टिकुलर पर्सन जो अपनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पे कुछ भी बड़बड़ कर रहा है। चलो अगर मेरे को समझ आ भी गया है, उस पर भी एक बार को क्वेश्चन मार्क लगाओ, लेकिन मान लो कि मेरे को कुछ समझ आ गया है बहुत अच्छे से, जो भी मुझे समझ आ गया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको कैसे समझ आएगा? यू विल अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ योर लिमिटेड नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। वहीं तक तो समझ पाओगे। जैसे कोई पीएचडी लेवल का प्रोफेसर है, वो कोई लेक्चर दे रहा है, आप नर्सरी में हो, कैसे समझोगे? समझ जाओगे, उसकी सारी बातों का मतलब क्या निकालोगे एंड में? ABCD, बस यही है आपके लिए उस लेक्चर का मतलब। सर हमें सब समझ आ गया। अच्छा क्या समझ आया? ABCD। समझ गए प्रॉब्लम की जो जड़ है? तो आपको खुद को ही अपग्रेड करना पड़ेगा, कोई और आपका ठेका नहीं लेगा। सबसे पहले तो इस बात को अच्छे से समझ जाओ, जो आपका ठेका लेगा वो आपको बर्बाद करके छोड़ देगा हर तरीके से। तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? अगर रिसर्च करनी है तो जेमिनाई में जो रिसर्च का ऑप्शन है दैट इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन, ओपन फॉर यू एज वेल एज फॉर मी, सबके लिए ओपन है, फ्री है। तो क्या करना है? वहां पर जा करके उससे पूछना है। अब क्या पूछ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या बता रहा है। दोनों में फर्क समझ आया? जैसे अगर आप खुद भिखारी हो और आपके आगे दुनिया का सबसे अमीर आदमी आ गया, बिल गेट्स, उससे क्या मांगोगे? भगवान के नाम पे $1 बिलियन दे दे रे बाबा, ये मांगोगे? कहां तक जाएगी आपकी सोच? कहां तक पूछ सकते हो? अच्छा आज तक ना मेरे को लोगों ने 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, एक बार एक बहुत अमीर आदमी था उसने 100 रुपए दिए थे, तो ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, भगवान के नाम पे 500 रुपए दे दे रे बाबा। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा हो सकता है भगवान के नाम पे $1 बिलियन दे दे रे बाबा। अब वहां क्या प्रॉब्लम है? वो जो सबसे अमीर आदमी हो गया, चल भाग यहां से, तुझे क्यों दूं, 500 रुपए दे दिया तो नुकसान। तो सही क्वेश्चन क्या है यहां पर? भगवान के नाम पे जितना तू दे सकता है उतना दे दे रे बाबा। अब उसकी ईगो हट हो जाएगी, मैं जितना दे सकता हूं। चलो देखते हैं। तो अगर ये समझना चाहते हो कि अभी दुनिया में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आपको शुरू कहां से करना है? सबसे पहले इसको समझो कि पैसा क्या होता है। पैसे के पीछे दीवाने हो सारे के सारे,
और अगर कुछ है आपकी लाइफ में तो मुझे समझा दो, मुझे बता दो। बाकी सब जो है वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो तब तक ही वैलिड है जब तक जेब में पैसा है। पैसा नहीं है तो सब धरा का धरा रह जाता है। पढ़ाई किस लिए करते हो? पैसे के लिए। नौकरी किस लिए? पैसे के लिए। पैसे को इधर उधर जहां भी लगाते हो किस लिए? और पैसा कमाने के लिए। लाइफ को जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा क्या होता है? व्हाट इज मनी? यू हैव नो आइडिया। आपको नहीं पता है। यहां से शुरू करो। बट आप ये मानने को ही नहीं तैयार हो कि मुझे नहीं पता है। इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है इसके बारे में पता है किसी को? आपको इनकम टैक्स तो पता है, डायरेक्ट टैक्सेस पता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पता है। इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है? सर शायद जब महंगाई बढ़ती है उससे जो टैक्स लिया जाता है बढ़ने के बाद में। यू डोंट नो अबाउट इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। महंगाई क्या होती है? क्यों होती है महंगाई? सर जब डिमांड और सप्लाई में एक डिफरेंस आ जाता है और जब वो मेजर डिफरेंस आ जाता है उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए इन्फ्लेशन आता है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ व्हाट? ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? सर वैसे तो कमोडिटीज़ या फिर रिसोर्सेज। और क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जो आप बोल रहे हो ये वो डेफिनेशन है जो किसी किताब में से आपने पढ़ी है या फिर बुक्स में से पढ़ी है या किसी से सुनी है, जो सब बकवास है। एक्चुअल में क्या है जो आपने बोला उसके आसपास ही कहीं है। वो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। जब करेंसी की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। गवर्नमेंट कैन प्रिंट करेंसी आउट ऑफ थिन एयर एंड गवर्नमेंट इज प्रिंटिंग करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है। और इसकी जो मार है वो सबसे ज्यादा पड़ती है जो बॉटम 90% लोग हैं इनकम ब्रैकेट में, उनके ऊपर। क्योंकि उन्हें पता भी नहीं लगता है कि कितनी तेजी से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चीजें महंगी हो रही हैं और वो बहुत तेजी से गरीब हो रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं लग रहा है। तो इन्फ्लेशन इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ टैक्स फॉर कॉमन मैन। बट इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। ये एक ऐसा टैक्स है जो दिखता नहीं है, लेकिन इट इज मच मोर हार्शर, मच मोर स्ट्रॉन्गर देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अभी तक पिछले 10-20 साल में, 50 साल में जो इन्फ्लेशन बढ़ी वो एक लिमिट में बढ़ी। अगर ये आउट ऑफ लिमिट हो जाए तो क्या होगा? और बहुत सारी कंट्रीज में हो चुका है। ऐसा नहीं है कोई इमेजिनरी सिनेरियो है। अर्जेंटीना में, जिम्बाब्वे में, वेनेजुला में, बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी ये हो चुका है। और ये जो वॉर है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाला है इन्फ्लेशन के ऊपर। क्या आप ऐसे सिनेरियो के लिए तैयार हो जहां पर आपकी सैलरी है मान लो 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, और आपने पैसा लगाया हुआ है जहां पर भी लोग आपको बोलते हैं लगाने के लिए, सो कॉल्ड फिन इन्फ्लुएंसर्स, या फिर ये जो न्यूज़ चैनल्स में एक्सपर्ट्स आते हैं कि ये शेयर खरीद लो, वो बेच दो, या फिर ये म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, वही जो कॉमन नॉलेज है। क्या आप ऐसे सिनेरियो के लिए तैयार हो कि स्टॉक मार्केट गिरे तो सही, लेकिन हर बार जैसे होता है ना कि कुछ टाइम में उठ जाता है, वो गिरे तो सही लेकिन बहुत सालों तक ना उठे? नंबर 1। नंबर 2, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़े, आपकी सैलरी वहीं की वहीं रहे या जॉब चली जाए। मान लो आपकी सैलरी है लाख रुपए महीना, जिसके हिसाब से आपने खर्चे बांध रखे हैं, लोन लिया हुआ है, EMIs हैं, उसमें से मान लो जो नॉन डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं, यानी जो खर्चा करना ही पड़ेगा, जो आप बंद नहीं कर सकते, मान लो उसके जो प्राइसेस हैं वो 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर डबल हो जाते हैं। कि अभी जो आपका 40,000 रुपये जा रहा था वहां पर वो 80,000 हो जाता है, और बाकी 60,000 के हिसाब से आपने सब कुछ मैनेज किया हुआ था, तो क्या होगा? बट हमारे पास में टाइम नहीं है क्या समझने का, ये सब बातें समझने का। तो किस चीज़ का टाइम है? गधों की तरह काम करने का, बस। सर ये सब समझ नहीं आता, आप हमें ये बता दो सर हार्डवर्क कैसे करते हैं। इफ यू नीड स्टेबिलिटी यू नीड टू होल्ड ऑन टू समथिंग दैट इज स्टेबल इन दिस अनस्टेबल वर्ल्ड जिसमें हम एंटर कर रहे हैं। और ये भी कहना गलत होगा, कर रहे हैं, कर चुके हैं। अगले 2, 4, 5 साल में आप देखोगे एक एक करके क्या होता है। यू हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट इज कमिंग, एब्सोल्युटली नो क्लू। आप कहते हो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे लॉन्ग टर्म में? बकवास सवाल। ना गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे ना घटेंगे। करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होगी फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि आप देख लो ना क्या हो रहा है इकोनॉमी में, आपको समझ आ जाएगा। ये जितनी भी गवर्नमेंट की फ्रीबीज हैं, ये जो स्कीम्स हैं तरह तरह की, इसकी वजह से क्या होता है? जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाती है इकोनॉमी में। उसकी वजह से क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन आ रहा है।
इन्फ्लेशन का असर किस पे हो रहा है? आप लोगों पर हो रहा है, और आप लोगों को पता ही नहीं है, और आप खुश हो रहे हो कि फ्री में ये मिल गया, फ्री में वो मिल गया। फ्री कुछ नहीं होता है, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। हर एक का कोई ना कोई प्राइस होता है। तो क्या फ्यूचर में ये स्कीम्स बढ़ने वाली है, कम होने वाली है? बढ़ने वाली है सर। बढ़ने वाली है, ये आप सबको पता है ना। तो इसका मतलब क्या है? करेंसी की वैल्यू और घटने वाली है। घटने वाली। तो जब करेंसी की वैल्यू घटेगी तो महंगाई आएगी, जिसको आप कहोगे गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। अरे उसका प्राइस नहीं बढ़ा है। पिछले 20-30-50 सालों में ये देखो कि पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने कितनी करेंसी प्रिंटिंग करी है, उनका डेट कितना बढ़ा है। सन 2000 में जो यूएस गवर्नमेंट है उसके ऊपर कितना डेट था, आज कितना डेट है? अभी इट्स क्लोज टू अराउंड $40 ट्रिलियन। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट? और वॉर की वजह से क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है, जो सेंट्रल बैंक होता है उसको, या कम करना पड़ता है? जिसको पता हो वही हाथ ऊपर करके बोलना। बढ़ाना पड़ता है सर। तो जब महंगाई और बढ़ती है तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई क्यों बढ़ेगी? क्योंकि क्रूड ऑयल और एनर्जी का जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसकी वजह से हर चीज महंगी हो जाएगी। तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड की, उनके पास में क्या टूल है? जिसको इंडिया में रेपो रेट बोलते हैं। जैसे यूएस में फेड है, तो अभी जो फेड की मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, कम किया? सेम रखा है, ना बढ़ाया ना कम किया। क्यों? क्योंकि अभी इन्फ्लेशन जो उनका टारगेट था 2% का, उससे ज्यादा आई है, मतलब 2.7% आई है। बट यही अगर कुछ महीनों में 5% हो जाती है, 10% हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया तो जो उनका डेट है $40 ट्रिलियन का, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, वो इंटरेस्ट भी तो बढ़ जाएगा। तो यूएस डॉलर का जो डाउनफॉल है वो बहुत तेज हो जाएगा। यूएस डॉलर विच इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। और 1971 में निक्सन ने जब गोल्ड को डीलिंक कर दिया था डॉलर से, तो उसके बाद भी डॉलर बचा कैसे रहा? बिकॉज इट वॉज कनेक्टेड टू एनर्जी, यानी इसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर। मतलब कि अगर पूरी दुनिया को ऑयल चाहिए, जो कि चाहिए ही चाहिए, तो वो सिर्फ डॉलर में मिलेगा। तो गल्फ कंट्रीज जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में ऑयल एक्सपोर्ट किया, उनके पास में डॉलर आ गया। वो जो एक्सेस डॉलर आया उसको लेकर के उन्होंने यूएस में इन्वेस्ट कर दिया, बॉन्ड्स में। ऐसे दुनिया चल रही थी। बट अब तो ये लिंक भी टूट रहा है। देखने में ऊपर ऊपर से आपको लगेगा कि ये एक छोटी सी वॉर है जो कहीं पर दुनिया के कोने में हो रही है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? बट इट कुड बी, आई एम नॉट सेइंग इट इज, बिकॉज मेरे पास में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है इस बात का जो मैं बोलने वाला हूं। इट कुड बी अ प्रॉक्सी वॉर, जिसमें सबसे बड़ा फायदा चाइना को होने वाला है। तो अगर आपको रिसर्च करनी है तो शुरू कहां से करना है? सबसे पहले तो इसको समझो, पैसा क्या होता है। क्या ये समझना बनता है या नहीं बनता है? वो डेफिनेशन नहीं जो किताबों में लिखी हुई है, वो किताबें जो अंग्रेजों ने लिखी है, मेजॉरिटी ऑफ देम। किसके उद्धार के लिए? आप लोगों के अपने फायदे के लिए। कांट यू सी ऑल दैट? तो इन्फ्लेशन का मतलब कुछ और था आज से बहुत साल पहले, अब कुछ और हो गया है। तो वहां जाओ जो एक्चुअल में था, इन्फ्लेशन के रूट कॉज पे जाओ, उससे आपको समझ आएगा पैसा क्या होता है, उससे आपको समझ आएगा पैसे की एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है। जिस कागज के टुकड़े को लेकर के आप खुश हो रहे हो, या बैंक में एक नंबर को देख करके खुश हो रहे हो, इज दैट मनी? इज दैट वेल्थ? दैट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर श्योर, बट इज इट अ स्टोर ऑफ वैल्यू? द आंसर इज नो। ये समझ आया किसी को मैंने क्या बोल दिया है? किसको आया? हाथ ऊपर करो। हाँ बताइए। सर अभी पुराने टाइम में जो भी करेंसीज थी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इवन कमोडिटीज़ इन द बार्टर सिस्टम, उन्हें हम करेंसीज कहते थे, बट दे हैड अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अलावा भी यूज़ था। लेकिन जो अभी करेंसी है उसका एक्सेप्ट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसका और कोई यूज़ ही नहीं है। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। एग्जैक्टली। अब अगर ये जो भी आपने कहा, इसी पॉइंट को हम आगे एक्सटेंड करें, तो एक तरफ है गोल्ड, एक तरफ है सिल्वर। दोनों में से क्या बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू है? कितने कहते गोल्ड, कितने कहते सिल्वर? व्हाई आर यू सेइंग सिल्वर? क्यों? इंडस्ट्रियल यूजेस। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल यूज? एनर्जी सेक्टर,
सोलर पावर। देखो क्या हो रहा है कि हमने कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा है, उसको अपनी जो लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ला करके कन्फाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि वी नेवर आस्क्ड द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू इन्फिनिट इंटेलिजेंस कि सिल्वर का यूज कहां कहां पर होता है और क्या फ्यूचर में ये यूज बढ़ने वाला है या कम होने वाला है। जैसे जैसे जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो बढ़ रहा है। सिल्वर इज बाय फार द बेस्ट, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। देयर इज नो अदर मेटल विच इज बेटर देन दैट। तो सिल्वर सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज में यूज नहीं हो रहा है, वो सब में यूज हो रहा है। फिर चाहे वो एआई के डेटा सेंटर्स हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे ड्रोन्स हो। इसके बारे में तो सुन रहे होगे ना आप लोग, ड्रोन अटैक्स। $20,000 का ड्रोन वर्सेस $20 मिलियन ऑफ प्लेन। तो ये क्या पूरी दुनिया देख नहीं रही है? तो अगर उनको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स बनाने हैं तो उसमें सिल्वर ज़्यादा यूज़ होगा, और अगर काम चलाऊ बनाने हैं तो कम यूज़ होगा। कॉपर से काम चल जाएगा, वायरिंग में, सर्किट बोर्ड्स में, यू नेम इट ना। ये जो डेटा सेंटर में चिप्स यूज़ होते हैं उसमें, मोबाइल फोन्स में, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसमें। हाँ, ये है कि बहुत कम कम यूज़ होता है, लेकिन कितनी सारी जगह पर वो यूज़ हो रहा है ये भी तो देखो। तो पर्सनली आई डोंट लाइक गोल्ड एज मच एज आई लाइक सिल्वर। क्योंकि गोल्ड कहां पर यूज होता है? प्राइमरीली ज्वेलरी में। ज्वेलरी खरीद रहे हो आजकल आप लोग? ज्वेलर्स की यहां पे लाइन लगी हुई है क्योंकि बहुत महंगी हो गई। तो दैट डिमांड इज इलास्टिक। यू अंडरस्टैंड? इलास्टिक, जैसे इलास्टिक होता है ना, उसको खींच सकते हैं। डिमांड कम ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस। अगर गोल्ड अभी जितने का है वहां से 5-10 गुना और महंगा हो जाए तो कितने लोग ज्वेलरी खरीदेंगे? घर बिक जाएगा। फिर ज्वेलरी पहन के बैठे रहोगे घर के बाहर, घर बिक गया है। बट जो सिल्वर है उसकी जो डिमांड है दैट इज इनइलास्टिक। जैसे सॉलिड स्टेट बैटरी है, अगर उसको ईवी की परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए यूज करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और उसको सिल्वर चाहिए, तो वो चाहिए, नहीं तो उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी जब तक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती जो बिना सिल्वर के उसको चला सके। बट वो आने में 2, 4, 5 साल, 10 साल लगेंगे, क्योंकि उसके साथ में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो पर्सनली स्पीकिंग मेरे को गोल्ड इतना समझ नहीं आता है जो आप सबको आता है। और अभी भी आप सिल्वर को कैसे देखते हो? पेग टू गोल्ड, गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो यू डोंट हैव एनी आइडिया कि एक्चुअल में सच क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। क्या ऐसे एसेट्स हैं जो ऐसी दुनिया में जहां पे सब कुछ अनस्टेबल है, वहां पर आपको सिर्फ स्टेबिलिटी ना दे बल्कि ग्रोथ दे, मतलब कि वो अंडरवैल्यूड हो। व्हाट इज द मोस्ट अंडरवैल्यूड एसेट इन द वर्ल्ड? ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, जाओ फिगर आउट करो। और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? सर हाँ सर, नहीं मैंने आपकी वीडियो देखी थी सर, मैंने उसके बाद में सर 10,000 रुपये का लिया सर। अच्छा, 10,000 से आपकी पूरी जिंदगी चल जाएगी, समझे? इस तरह से सोचना होता है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है डजंट मैटर, क्योंकि आप हिस्ट्री को देख करके समझ सकते हो शॉर्ट टर्म में ऐसा ही होता है। बट लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है वो तो साफ दिख रहा है। इट्स इन फिजिकल डेफिसिट सिंस लास्ट 5 years. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट? सिल्वर इज इन फिजिकल डेफिसिट, यानी जितना ग्राउंड से निकल रहा है और जितना रिसाइकल होकर के आ रहा है उससे भी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। सर हम क्या आगे मान सकते हैं सिल्वर से आगे भी कोई मेटल आगे आएगा? क्योंकि एक टाइम होता है किसी भी मेटल्स के लिए, फेज होता है एक उसका, तो क्या कॉपर या आ सकता है। तो सिल्वर लेना ठीक नहीं है। मतलब देखो हो गया ना गड़बड़। द मोमेंट यू आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिना उसको समझे आप कुछ भी आउट ऑफ ट्रैक जा करके पूछोगे तो आप भटक जाओगे। इट्स एज इफ के आपको एक जगह पे बार बार हिट करना होता है सो एज टू मेक एन इम्पैक्ट। एक बार से काम नहीं चलता है। तो आप कितना डीप में जा सकते हो? ये जो बात मैंने कही उसकी, ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, मेरी अपनी रिसर्च है जो क्या कहती है सिल्वर इज अ न्यू गोल्ड। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? आप क्या पूछ रहे हो कि क्या कोई और भी मेटल आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। जैसे गोल्ड भी अगर आप देखोगे
तो देर आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहाँ पे एटॉमिक लेवल पे गोल्ड को बना दिया गया है लैब में, तो फिर तो गोल्ड भी बन जाएगा। जब गोल्ड बन जाएगा तो फिर गोल्ड की ज़रूरत ही क्या है, तो फिर तो लिमिटेड नहीं रहा, तो उसका प्राइस क्रैश हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपको नज़र आ जाएंगी इधर उधर। जैसे लैब ग्रोन डायमंड होता है, ऐसी लैब ग्रोन गोल्ड हो जाएगा, लैब ग्रोन सिल्वर हो जाएगा। उसमें कितनी कॉस्ट आती है, और वो एटम्स क्या स्टेबल होते हैं? एटॉमिक लेवल पे बन रहा है, हाँ बन सकता है, बट अभी हम वहां से कितना दूर हैं? 10 साल, 20 साल, 30 साल। वो भी अगर एआई बहुत तेजी से ग्रो करती है तो तब तक क्या करोगे? अगले 5 साल का क्या प्लान है? सर अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो एक तो फॉर्म आ जाता है कि हम फिजिकल फॉर्म बाय कर सकते हैं उसका, और अगर दूसरा ऑप्शन मुझे जो समझ में आता है एक ETF है, तो हम ETF पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर क्या उसकी भी ग्रोथ साइमल्टेनियसली पैरेलल चलेगी, या फिर हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? मेन क्वेश्चन यही है। ETF पे आप उतना ही ट्रस्ट कर सकते हो जितना आप सेबी और RBI पे ट्रस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर सकते हो। अब वो आपको अपने आप से पूछना है आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि काउंटर पार्टी रिस्क तो वहां पर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब समझते हो? आज आपके हाथ में कागज़ का टुकड़ा है या बहुत सारे कागज़ के टुकड़े हैं जिसको आप पैसा बोलते हो। अगर आज शाम को कोई टेलीविज़न पे आ जाए, कोई मतलब जो टॉप पर बैठे हैं, वो आ करके बोले कल से ये नहीं चलेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया? काउंटर पार्टी रिस्क। किसी ने बोलना है और आपकी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन टर्न हो जानी है। किसी शेयर में आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ पर क्या है? काउंटर पार्टी रिस्क। अंदर उस कंपनी के क्या चल रहा है आपको नहीं पता। एक न्यूज़ आएगी, उसके बाद में वो स्टॉक जो 5 साल में पता नहीं कहाँ गया है, वो वापस से जीरो भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? काउंटर पार्टी रिस्क। बट अगर आप प्रॉपर तरीके से पेमेंट करके, यानी अपने बैंक के थ्रू और प्रॉपर बिल ले करके अगर आप गोल्ड या सिल्वर परचेज करते हो और अपने पास में रखते हो, तो एटलीस्ट देयर इज नो काउंटर पार्टी रिस्क। देयर इज रिस्क ऑफ थेफ्ट बट देयर इज नो काउंटर पार्टी रिस्क। तो ऑल्दो द काउंटर पार्टी रिस्क इन ETF इज वेरी लेस, क्योंकि इंडिया में जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। इट इज ऑल फिजिकली बैक्ड, दैट्स व्हाट दे से। आई हैव नॉट सीन दैट पर्सनली, सो आई थिंक इट इज रीजनेबली सेफ टू इन्वेस्ट इन ETF। बट अगर आप कंपैरेटिवली मुझसे पूछोगे दोनों में से बेटर क्या है, तो फिजिकल इज ऑलवेज बेटर देन ETF, क्योंकि आप कौन सा बहुत ज्यादा परचेज करने वाले हो, यानी हजारों किलो। आप कितना ले लोगे? आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? इतना तो वैसे भी आपने गोल्ड ज्वेलरी या ये वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रखा होगा। हाँ 1-2 किलो नहीं, बट उतने का जितने का सिल्वर आता है, यानी 2.5-3 लाख का, उतने की ज्वेलरी तो आपके पास में गोल्ड की पड़ी ही होगी ना, तो रिस्क तो वहां पर भी है। तो कंपैरेटिवली फिजिकल इज बेटर। इतना कुछ है जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे पता है, जो मुझे स्टेबिलिटी देता है, जो मैं चाहूं भी तो आप लोगों को नहीं बता सकता। इतना कुछ है, मतलब 10 दिन निकल जाएंगे यहाँ पे बताते बताते। मतलब जो पूरा फिएट करेंसी का सिस्टम है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ कोलैप्स। अब इट कुड टेक अ फ्यू मंथ्स और अ फ्यू ईयर्स, बट ऐसा हिस्ट्री में बहुत बार हो चुका है। जब भी करेंसी को डीलिंक किया गया है प्रेशियस मेटल से, यानी गोल्ड और सिल्वर से, तो इवेंचुअली इट कोलैप्स्ड। कोई भी करेंसी सर्वाइव नहीं कर पाई है, और पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ फिएट करेंसीज चल रही है। तो जब ये बातें समझ आएंगी, और इस बार सिर्फ कोई एक एसेट कोलैप्स नहीं करने वाला है, इट्स एन ऑल एसेट बबल। हाउसिंग भी, स्टॉक मार्केट भी, ऊपर से करेंसी भी, डेट भी, कंट्रीज में एक दूसरे के बीच का ट्रस्ट, सब कुछ कोलैप्स हो रहा है एक साथ में। तो जब ऐसा होता है तो लोग कहां भागते हैं? सिक्योरिटी की तरफ, सेफ्टी की तरफ। और ऐसा क्या है पूरी दुनिया में जो सब मानते हैं? दैट इज गोल्ड। पर दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक है जो पूरी दुनिया में लोग मानते हैं, ध्यान से सुनना, मानते किसको है? गोल्ड को। बट यूज किसका ज्यादा है? सिल्वर का। दैट इज द डिफरेंस। और दोनों ही प्रेशियस मेटल है। अगर सिर्फ यहां तक होता तब भी कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं होता ये सब। बट अभी क्या हो रहा है पिछले कुछ टाइम से? यूएस ने सिल्वर को डिक्लेयर कर दिया है एज अ क्रिटिकल मिनरल। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट? हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। ऑफिशियल जो यूएस की जो लिस्ट है क्रिटिकल मिनरल्स की, उसमें सिल्वर भी है। तो उसके लिए यूएस गवर्नमेंट ने $10 बिलियन के आसपास का फंड साइड में रखा है इन क्रिटिकल मिनरल्स का स्टॉक पाइल करने के लिए, इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। जब वो क्रिटिकल मिनरल यूएस के लिए है तो क्या सिर्फ यूएस के लिए है?
इंडिया के लिए नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट बात कर रही है 2035 तक जो सोलर एनर्जी की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको 3 गुना 4 गुना बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ेगा? उसके लिए सिल्वर तो चाहिए ना। हम बात करते हैं हम अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसकी? इलेक्ट्रॉनिक्स की, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसकी उसकी, उसके लिए सिल्वर नहीं चाहिएगा क्या? पर चाइना जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनर है, क्योंकि एक है सिल्वर, जिस तरह से वो निकलता है मेक्सिको से, पेरू से और बहुत सारी कंट्रीज से, एक है जिस फॉर्म में वो निकलता है, उसके बाद में उसको रिफाइन करना होता है, प्रोसेस करना होता है ताकि वो यूज हो सके। तो वर्ल्ड का जो 70% रिफाइन होता है सिल्वर वो चाइना में होता है, और चाइना ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया है। ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? और इस सब का ईरान वॉर से क्या कनेक्शन है? इसको लिंक कर पा रहे हो? क्रिटिकल मिनरल का मतलब समझते हो? जैसे आप लोगों के लिए क्रिटिकल क्या है? एयर, वाटर, फूड। ऐसे गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल क्या है? सिल्वर। क्यों? क्योंकि वो डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं, क्योंकि वो डिफेंस में यूज होता है, वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कौन सी इंडस्ट्री? सब में। वो एनर्जी में यूज होता है। आज यूएस का जो गेम प्लान है उसके सेंटर में क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है? एनर्जी। क्योंकि उसके जो डेटा सेंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एनर्जी कहाँ से आती है? ये सारे जो गल्फ नेशंस हैं वहाँ से। बट वहाँ पर तो रुक गया। बहुत सारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो तो बंद पड़ी हैं ड्यू टू टैक्स। तो क्या एआई को रोक दिया जाएगा? नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए? सोलर। सोलर के लिए क्या चाहिए? सिल्वर। अब सवाल उठता है सिल्वर कितना है और गोल्ड कितना है दुनिया में? इस पर रिसर्च करो। यहाँ तक कोई नहीं जाता है, बस ऊपर ऊपर लेवल से थोड़ा बहुत देख करके रुक जाते हैं। अब आपको समझ आ रहा है, आंसर मिल रहा है अपने उस क्वेश्चन का कि रिसर्च कैसे करते हैं। सबसे पहले तो उस टॉपिक को यूज करो जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसकी डेप्थ में चले जाओ, एंड तक जाओ। एंड तक जाकर के देखो कि सच क्या है। क्वेश्चन का आंसर आएगा, उसमें और क्वेश्चंस खड़े होंगे, फिर क्वेश्चनिंग करो, फिर और आंसर्स आएंगे, फिर उसको क्वेश्चन करो। कुछ भी मानो मत, जानो कि सच क्या है, फिर आप में जो कॉन्फिडेंस होगा वो पूरी दुनिया से अलग होगा। सर, जब इतनी क्लैरिटी है और सारी चीज़ें इतनी क्लियर है, तो फिर शॉर्ट टर्म में भी इतना डाउन क्यों जा रहा है? मतलब सिल्वर हो या गोल्ड हो। आपकी विजन क्या है? अगर सट्टेबाजी करनी है, यानी एमसीएक्स पे गए और यहाँ पर जाकर के खरीद लिया, बेच दिया, स्पेक्यूलेट कर रहे हो, तब तो कुछ भी कर लो, मरोगे मरोगे। बट अगर विजन लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है उससे फर्क क्यों पड़ता है? और अब आप कहोगे ऐसा होता क्यों है? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अगेन इट्स लाइक अ रैबिट होल। आप जैसे से आगे बढ़ते जाओगे आपको वो क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, बट वो मैं आपको पास ऑन नहीं कर सकता। दैट हैज टू बी योर ओन थिंग, तब कॉन्फिडेंस आता है। जैसे इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन अभी बिकॉज ऑफ वॉर, जब वॉर होती है तो एक ऑल एसेट सेल ऑफ होता है। जो भी प्राइवेट फंड्स हैं या जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने कहीं पैसा लगाया होता है तो सेफ्टी की तरफ भागते हैं, सिक्योरिटी की तरफ भागते हैं। और हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है? यूएस बॉन्ड। उसके लिए उनको अपने जो सीनियर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, या जो बोर्ड मेंबर्स हैं, या जो इन्वेस्टर्स हैं, उनसे परमिशन नहीं मांगनी पड़ेगी। क्योंकि वो बंदा क्या है, आपकी तरह कहीं पे जॉब ही तो कर रहा है, वहां पे बैठा है। वो ऐसा स्टेप क्यों उठाएगा जो उससे अलग हो, जो बाकी सब कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में? तो हिस्टोरिकली सबने क्या किया, जब भी ऐसा कुछ होता है वो पैसा कहां चला जाता है? यूएस बॉन्ड्स में। तो आज भी वही जा रहा है। तो जो भी है, जहां भी है पैसा, वो वहां पे बेच दिया, वहां से कहां चला गया? यूएस बॉन्ड्स में चला गया। क्यों? क्योंकि अव्वल तो 99% लोगों को पता ही नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर है क्या। क्योंकि पिछले 50 सालों में ये जो पूरी की पूरी नॉलेज है जो मैंने रिसर्च करके एक्वायर करी है, इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। ये आपको मिलेगी ही नहीं कहीं पर। इसके लिए यू नीड टू डिग वेरी डीप। तो वो लोग जिन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या जो भी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में देखा है पिछले 50 सालों में, वही तो करेंगे। जो सब कर रहे हैं वही तो करेंगे। आप भी तो वही करते हो जो सब कर रहे हैं। अलग क्यों करोगे? और स्पेशली अगर आप जॉब कर रहे हो तो अलग क्यों करोगे? और ये सब लोग जॉब ही तो कर रहे हैं, ये जो मैनेजर्स हैं, तो ये वही तो करेंगे जो सब कर रहे हैं, और वही तो करेंगे जिसमें फ्रिक्शन कम से कम हो, जिससे उनकी नौकरी पे बात ना आए। अगर आज उन्होंने वो सारा पैसा निकाल के इक्विटी से गोल्ड में लगा दिया और गोल्ड नीचे चला गया तो उनको नौकरी से निकाल देंगे। तो पैसा कहां जा रहा है? सब तरफ से खींच के वहां जा रहा है।
दूसरा रीज़न क्या है कि अभी जो रियल फिजिकल जो मेटल है यानी कि सिल्वर, उसके बेस पे उसका प्राइस डिसाइड नहीं हो रहा है, पेपर के बेस पे हो रहा है। जैसे जो पानी की बोतल है, इसका प्राइस डिसाइड होता है बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द फिजिकल प्रोडक्ट। सिल्वर में ऐसा नहीं है। सिल्वर में प्राइस डिस्कवरी होती है कॉमेक्स में, जहां पर फॉर एवरी 1 ounce ऑफ फिजिकल सिल्वर उसके अगेंस्ट में 200, 300, 400 पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगेन, क्या ये मेरी कोई हाइपोथेसिस है? नहीं, क्योंकि इस मैनिपुलेशन के लिए, मार्केट को स्पूक करने के लिए, ये जो बड़े बड़े बुलियन बैंक्स हैं जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, उनके अगेंस्ट यूएस कोर्ट में कई केसेस चले, बाद में उन्होंने सेटल किया इन क्लोज टू अराउंड $1 billion। क्यों सेटल किया, क्यों दिया $1 billion? क्योंकि गड़बड़ थी, नहीं तो क्यों देते? छोटा मोटा अमाउंट नहीं, $1 billion। तो जो पेपर प्राइस है इसको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो फिर क्या करें, इसमें पैसा क्यों लगाएं? क्योंकि पेपर प्राइस तो मैनिपुलेट हो जाएगा, क्योंकि अब पूरा वर्ल्ड पेपर प्राइस से डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिजिकल की तरफ जा रहा है। ये गेम तब तक ही चलती है जब तक एक्चुअल में फिजिकल डिमांड नहीं होती है उस एसेट की जिसके अगेंस्ट पेपर में वो गेम चल रहा है। जो कॉमेक्स की इन्वेंट्री है वो अगर आप पिछले 1-2 महीने में भी देखोगे तो इट हैज गॉन डाउन ड्रास्टिकली। दोनों तरह की इन्वेंट्री, रजिस्टर्ड भी और एलिजिबल भी। अब ये क्या होती है, रिसर्च करो। जो रजिस्टर्ड सिल्वर है, यानी कि जो पेपर क्लेम्स हैं, अगर उसमें से वो लोग बोलते हैं कि भाई हमको पेपर में सेटल नहीं करना है, हमें तो फिजिकल मेटल चाहिए। मान लो रेट चल रहा है कॉमेक्स पे $70 पर आउंस, वो कहते हैं हमें तो फिजिकल चाहिए, क्योंकि मार्केट में जा रहे हैं तो $100 से कम मिल नहीं रहा, तो हमें तो फिजिकल चाहिए। तो फिजिकल उनके पास में कितना है, 200 मिलियन आउंसेस, 300 मिलियन आउंसेस। अभी की अगर आप फिगर देखोगे, इट इज लेस देन 80 मिलियन आउंसेस। इट इज गोइंग डाउन ड्रास्टिकली। और सिर्फ यहां पर नहीं, जो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज है, वहां पर भी जो सिल्वर की इन्वेंट्रीज है वो बहुत तेजी से कम हो रही है। इट्स एट एन ऑल टाइम लो। तो एक तरफ से फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज है, दूसरी तरफ से जो पेपर सिल्वर है उसका प्राइस कम हो रहा है। ये क्या गेम है, ये पूछो ना अपने आप से। और ये कब तक कंट्रोल कर पाएंगे इसको, क्योंकि शंघाई में प्रीमियम है। और इंडियन गवर्नमेंट की अभी कुछ टाइम पहले एक रूलिंग आई है जहां पे जो अब इंडिया में भी जो सिल्वर के प्राइसेस हैं वो इंडिया में जो अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, कॉमेक्स के अकॉर्डिंग नहीं। तो इंडिया भी अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहा है कॉमेक्स से, यानी जो पेपर सिल्वर के प्राइसेस है उससे। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा आपके ETF पे या जो भी सिल्वर है उसके ऊपर? लगाओ दिमाग, ऐसा क्यों कर रही है? आज तक की एक सबसे बड़ी डील हुई है सिल्वर इंडस्ट्री में, जहां पर एक स्ट्रीमिंग कंपनी है, वो क्या करती है, वो एडवांस पेमेंट देती है सिल्वर माइनिंग कंपनीज को, क्योंकि जो सिल्वर माइनिंग होती है वो प्योरली सिल्वर की नहीं होती है, माइनिंग किसी और चीज की होती है, साथ में सिल्वर निकलता है। तो फॉर देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मैनेज कैश फ्लोज, सिल्वर माइनिंग कंपनीज के लिए। तो देयर इज अ स्ट्रीमिंग कंपनी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट, बट उसने एक डील करी है फॉर क्लोज टू अराउंड $4 billion। एडवांस पेमेंट दिया है एक माइनिंग कंपनी को, और क्या कहा है उसको कि मार्केट में सिल्वर का प्राइस जो मर्जी हो, आप हमको $20 में दोगे। ये उन्होंने फ्रीज कर ली डील अगले कुछ सालों के लिए। सोचो, $4 billion इन कैश क्यों पे किया उन्होंने? ये सब क्यों हो रहा है? तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग जिसके बारे में दुनिया को कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब बिजी हैं अपनी अपनी दुनिया में, किस में पैसा कमाने में, और गवर्नमेंट बिजी है आपका पैसा खर्चने में। ये बात सुनने में अजीब लगेगी, आपको लगता है आप खर्चते हो आपका पैसा। अरे नहीं, सिर्फ आप नहीं खर्चते हो, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो गवर्नमेंट के पास में अपना पैसा नहीं है, वो आप लोगों का पैसा है, हमारा पैसा है। तो आप कमाओ, खर्चेगा कोई और जिसको आप जोड़ना कहते हो, पैसे को जोड़ा, पैसे को सेव किया, वो क्या है? अगर मेरी नजर से देखोगे तो हंसी आएगी। जोड़ना मतलब होता है बढ़ना, बट आप जोड़ नहीं रहे हो, आप तो तोड़ रहे हो। तो बेवकूफ नहीं हो, काम कर रहे हो सुबह से रात तक ऐसा जो आपको पसंद नहीं है। किसके लिए? पैसे के लिए। पैसे का आपको पता ही नहीं है, और आपका पैसा कोई और ही उड़ा रहा है, उसकी वैल्यू घटती जा रही है ना? फनी, FUNNY, फनी। तो हंस दो, क्या हो गया?
सर वंस यू सेड आपको पता भी नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो दुनिया में अब रियल एस्टेट क्रैश होगा, रियल एस्टेट इज़ अ बबल, एआई इज़ अ बबल, स्टॉक मार्केट इज़ अ बबल। बट एआई का तो हम देख पा रहे हैं ना कि अब इतने बड़े डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, एआई का यूज़ कितना वास्ट है, तो देयर आर सो मच स्कोप ऑफ एआई, देन हाउ वी कैन नो दैट लाइक उसमें क्या होगा? I never said AI is a bubble. I always said AI is the future of humanity. जैसे इंटरनेट was the future in the year 2000. Still .com bubble burst. मतलब क्या कि इंटरनेट से उस टाइम पे इतना पैसा कंपनीज नहीं कमा पा रही थी जितना खर्च रही थी, इसलिए वो बबल था. बट इंटरनेट वॉज नॉट अ बबल. ऐसे ही AI इज नॉट अ बबल. बट वो लोग जो AI के बेस पे अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, दैट इज अ बबल एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि वहां से रेवेन्यूज इतनी नहीं आ रही है जितना खर्चा हो रहा है. मान लो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया 1000 रुपए का, रेवेन्यू आई 10 रुपए, 100 रुपए ब्याज देना पड़ गया, तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज अ बबल. बट AI इज नॉट अ बबल. रोबोटिक्स इज नॉट अ बबल. So there are many more things in the world of AI is the future. But future मतलब क्या? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल. But at this point in time, the valuations of AI companies, जिस तरीके से वो काम कर रही है, अगर मैक्स 7 की बात करी जाए, जो यूएस की जो 7 कंपनीज हैं, which forms majority of NASDAQ and S&P, तो अगर उनको आप देखोगे तो वो आपस में ही एक दूसरे के साथ में ट्रांजेक्शन्स कर रही है, जहां से एक दूसरे की रेवेन्यूज इन्फ्लेट हो रही है. इसलिए इट इज अ बबल, क्योंकि कोई रियल रेवेन्यूज, रियल प्रॉफिट्स अभी नहीं है. उसमें सिर्फ पैसा लग रहा है और वो रिटर्न आएगी 10-20 साल बाद. तो एक बार क्रैश आएगा, फिर 10-20 साल बाद रिटर्न आएगी. I want a direct answer. Should I invest in silver or gold, or what should I do? That's your call. I am nobody to say कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. Again, you want some kind of an assurance from my side. हो सकता है मैं गलत हूं, तो क्या करोगे? और अगर मैं सही भी हूं तो मैं आपको क्यों बोलूं कुछ भी करने के लिए या नहीं करने के लिए? मेरे से अगर आंसर पूछोगे तो वो ये है कि भाई आपको करना है करो, नहीं करना मत करो. करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो और अच्छा है. डोंट डू इट. कहीं और कर दो, जो सही है वहां कर दो. आप लोगों को तो पता ही है क्या सही है. Mutual funds. तो वहां करो. किसने कहा है सिल्वर में पैसे लगाने को? किसने कहा है गोल्ड में पैसे लगाने को? मैंने तो कभी भी नहीं कहा. ये तो मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके बेस पे मैं एक्ट कर रहा हूं. बट आई मे बी रॉन्ग, एंड दैट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस. जो बेवकूफ आदमी होता है उसको सब कुछ पता होता है और वो बिल्कुल श्योर होता है हर चीज को लेकर के. और जो समझदार आदमी होगा वो हमेशा अपनी भी जो रिसर्च होगी उस पर भी ले जा करके क्वेश्चन मार्क लगा देगा. बड़े से बड़ा भी कोई साइंटिस्ट होगा वो ये नहीं कहेगा दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ. वो कहेगा हाँ अभी यहां तक तो मुझे समझ आ रहा है, बट अब मैं इस रिसर्च पेपर को बाकी जो पूरी कम्युनिटी है उनके सामने रखता हूं, इसको चैलेंज करो और इससे बेटर कुछ हो सकता है तो कर दो. ये जो मेरी रिसर्च है अगर इसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता है तो इसको इंक्लूड कर लो अपनी लर्निंग्स में, अपनी किताबों में, और किया जा सकता है तो कर दो. तो ये तो मेरी अपनी रिसर्च है ना. सो व्हाट यू कैन डू इज कि मैं बुलिश हूं सिल्वर को लेकर के अगले 2-4-5 सालों में. आप मुझे चैलेंज करो, गिव मी अ रीजन कि नहीं सर ये हो गया तो वो हो गया तो. लेकिन मुझे चैलेंज करने के लिए पहले आपको मेरे लेवल पे आना तो पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी बोलने लग जाओगे. तो उसके लिए पहले रिसर्च करो, फिर चैलेंज कर पाओगे. समझ गए जो प्रॉब्लम है वो कहां पर है? सर जब हम डीप रिसर्च कर रहे होंगे और जब हम क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे अपनी, तो उसमें हम ये कैसे फ़र्क कर पाएंगे कि जो हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो राइट क्वेश्चनिंग है या मतलब सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या फिर हम कोई कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिसे हमें मतलब नेक्स्ट पे जाना होगा उस टाइम पे, मतलब वहाँ रुकना नहीं है, या फिर कौन सी चीज़ें हमें छोड़नी है वहाँ पे? तो क्वेश्चन हमेशा यहां से पूछना शुरू करो, व्हाट, नॉट हाउ एंड व्हाई. व्हाट इज मनी, व्हाट इज इन्फ्लेशन, what can happen because of this war which is going on in the next 10 days, in the next 15 days, in the next 1 month, if it continues. तो क्या क्या हो सकता है? What are the scenarios, different scenarios that can pan out आने वाले 1-2 महीने में, 1 साल में? या फिर जो क्वेश्चनिंग कर रहे हो, जो भी अपनी रिसर्च कर रहे हो, उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस को बताओ आई वॉन्ट इट ओनली फ्रॉम द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज विच इज बैक्ड बाय डेटा एंड प्रूफ्स एंड एविडेंस. सिर्फ मुझे वो ही बताओ, उसके अलावा कुछ मत बताओ. अपने एक ऐसे एजेंट तैयार कर लो
एआई एजेंट, जिसको पहले ये बोल करके रखो कि जो भी फालतू की चीज़ें हैं वो सब मुझे नहीं चाहिए। जैसे मैंने अपना पूरा एक एजेंट बनाया हुआ है और एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जहाँ पर कि इस पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है सिल्वर से रिलेटेड तो मुझे सबसे पहले पता लगता है। बिकॉज मेरा लाइफ का सीधा सा फंडा है, या तो कुछ करो ही मत, करो तो फिर उसमें अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दो। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि आप कुछ करते भी हो तो हाफ हार्टेडली करते हो। यू डोंट नो हाउ टू बी पैशनेट अबाउट समथिंग, यू डोंट नो हाउ टू गो डीप इनटू समथिंग। जैसे अगर मेरे पास में कोई इंफॉर्मेशन आती है किसी एक जगह से, मान लो ग्रॉक ने कुछ कहा, चैट जीपीटी ने कुछ कहा, यानी उनके एजेंट्स ने कुछ कहा कि ऐसा कुछ हुआ, तो मैं उसको और कहीं से वेरीफाई करूंगा कि क्या सच में ये हुआ। और फिर जिन कंपनीज के नाम आ रहे हैं उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके वेरीफाई करूंगा, अगर कुछ बहुत बड़ा है तो, या जो गवर्नमेंट है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई करूंगा। क्योंकि पहले यूएस गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले एक सर्कुलर निकाला था, सिल्वर क्रिटिकल मिनरल्स की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड होगा, फिर वो हो गया, ऑफिशियली हो गया। सर जैसे आपने बताया कि सिल्वर जो है बेस्ट है आगे, तो इस तरह से गोल्ड में भी कुछ ऑप्शन है कि हम गोल्ड में भी आगे? पर्सनली मुझे गोल्ड इतना अच्छा नहीं लगता है पर्सनली, बट दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। मुझे गोल्ड इतना समझ नहीं आता है कंपैरेटिवली, बिकॉज गोल्ड इज लाइक अ बिलीफ। जैसे आपका अपना जो रिलीजन है, व्हाट इज दैट? दैट इज अ रियलिटी और अ बिलीफ। रियलिटी फॉर यू, बट somebody from some other religion, for him or her it's a belief। तो जो गोल्ड को मानता है उनके लिए वो रियलिटी है, बाकियों के लिए बिलीफ है। रियलिटी मतलब क्या? जो सबके लिए रियलिटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। ये जो पानी है वो सबके लिए पानी है, इंसान के लिए भी, जानवर के लिए भी। इसको ऐसे समझो जैसे एक होता है एज ओल्ड बिलीफ, वो क्या है? भगवान। और एक है फैशन, ट्रेंड। तो फैशन और ट्रेंड बदलता रहता है, बट वो एज ओल्ड बिलीफ जल्दी से नहीं बदलता है। आज से हजारों साल पहले भी कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, अभी भी ऐसा ही है। उसमें कोई खास चेंज नहीं आया है, लेकिन जो फैशन है वो हर कुछ सालों में बदल जाता है। बहुत बार तो हर कुछ महीनों में, कुछ दिनों में बदल जाता है। तो फिएट करेंसी क्या है? एक फैशन, फैड। कब से है? पिछले 50 सालों से। गोल्ड कब से है? पिछले हजारों सालों से। तो गोल्ड की मान्यता फिएट करेंसी से बहुत ज्यादा है। गोल्ड को कौन मानता है? सारे सेंट्रल बैंक्स, पूरी दुनिया के लोग। हाँ, इंटेंसिटी अलग अलग है। जैसे इंडिया में गोल्ड की जो वैल्यू है एज ज्वेलरी, वो बहुत ज्यादा है उसके कंपैरिजन में जो कोई वेस्टर्न वर्ल्ड में है। बट गोल्ड को प्रेशियस सब मानते हैं। गोल्ड इज डिजायरेबल फॉर ऑल, गोल्ड इज एक्सेप्टेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो गोल्ड की मान्यता बहुत ज्यादा है। बट क्या है? मान्यता। क्यों? क्योंकि गोल्ड इज नॉट गोइंग टू कम अगेन एज करेंसी इन फ्यूचर। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये पेपर बंद हो जाएगा और गोल्ड के सिक्के चलने लग जाएंगे, नहीं। तो इसका मतलब गोल्ड इज अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम, जिसकी वजह से जब सब कुछ तहस नहस होगा तो सब गोल्ड की तरफ भागेंगे। बट हिस्टोरिकली क्या हुआ? गोल्ड के पीछे छुपा रहा सिल्वर, अब वो बाहर निकल करके आ रहा है क्योंकि उसकी अपनी एक डिमांड है। ऐसा कभी भी नहीं था पास्ट में। तो अगर आप पूरी दुनिया के जो एसेट्स हैं उससे कंपेयर करोगे, फ्रॉम माय स्टैंड पॉइंट गोल्ड इज बेटर। किसके कंपैरिजन में? स्टॉक मार्केट हो गया, ये फिएट करेंसीज हो गई, ये सब चीजें हो गई, उस सबसे फार बेटर है। यानी जो हमारा एंशियंट कल्चर है, जो विजडम है ऑफ एन इंडियन हाउसवाइफ, दैट इज मच बेटर देन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, पिछले 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लो कि जो स्टॉक मार्केट है वो कितना बढ़ा और गोल्ड कितना बढ़ा पूरे वर्ल्ड में। तो जो डेटा कहेगा वो सच है, वो रियलिटी है। रियलिटी देख लो, क्या ज्यादा बढ़ा, क्या कम बढ़ा। तो कौन बेटर इन्वेस्टर और कौन खराब इन्वेस्टर? सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स खराब इन्वेस्टर और इंडियन हाउसवाइफ्स बेटर इन्वेस्टर। सो ये तो कहानी है गोल्ड की। बट सिल्वर क्या है? सिल्वर इज लाइक अ सप्रेस्ड प्रेशियस मेटल, जस्ट लाइक गोल्ड, जिसको पिछले 50 सालों से उसी जगह पर सप्रेस किया गया है। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आ गई, हर चीज के दाम बढ़ गए, सिल्वर उसके आसपास ही है जहां पर आज से 50 साल पहले था
और कोई भी ऐसी दुनिया में चीज़ दिखा दो मेरे को जो आज से 50 साल पहले जो उसका प्राइस था उसके आसपास भी कहीं हो। आज से 50 साल पहले आपका घर कितने का था, आज कितने का है, देख लो। तो महंगाई ने हर एक चीज़ के दाम बढ़ा दिए, बस एक के नहीं बढ़ाए। किसके? सिल्वर के। अब अगर तो सिल्वर सिर्फ एक प्रेशियस मेटल होता और जिसको बोलते हैं पुअर मैन्स गोल्ड, वो होता तो वैसे ही कुछ होता जैसा पास्ट में हुआ। मतलब जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो अभी है अराउंड 60 के आसपास, पीछे टच करी थी 100 के आसपास, और हिस्टोरिकली वो चली है 40-50 के आसपास। तो कुछ वैसा ही होता जैसा हिस्टोरिकली हुआ, यानी बुल रन्स में 2011 में ये जो रेशियो थी ये कोलैप्स हो गई और 30 के आसपास आ गई। तो कुछ वैसा ही होता। बट इट इज नो मोर पुअर मैन्स गोल्ड। यस इट इज, बट नो मोर ओनली दैट। तो एक तरफ से पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स उसके पीछे भाग रही है, एक तरफ से इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस उसके पीछे भाग रहे हैं, तीसरी तरफ से आप लोग कभी तो जागोगे, कब तक सोते रहोगे? जब जागोगे और सिल्वर को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करोगे, सिल्वर को, गोल्ड को, और स्पेशली जब गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, जब ये सब जो मैं कह रहा हूँ वो एक्चुअल में होगा तो बढ़ना ही है, और गोल्ड आपकी पकड़ से बाहर हो जाएगा, तो किसकी तरफ भागोगे? सिल्वर की तरफ। और मासेस क्या होते हैं? सबसे बेवकूफ़ होते हैं एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड। जो स्मार्ट मनी है वो होता है बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनका, वो टाइम से पहले काम करते हैं। यानी आप लोग क्या करते हो? जब सिल्वर नीचे जा रहा होता है तो बेच रहे होते हो, ऊपर जा रहा होता है तो खरीद रहे होते हो। ऐसी स्टॉक मार्केट में करते हो, ऐसी हर चीज में करते हो। तो ये जो तीसरा चंक है, यानी आप लोग, यानी दुनिया में करोड़ों लोग, अगर वो आ गए गोल्ड खरीदने के लिए फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन एन अनस्टेबल वर्ल्ड, तो गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ जाएंगे कि आप लोगों की पकड़ से दूर हो गए, तो आप किसकी तरफ भागोगे? सिल्वर की तरफ। सिल्वर है ही नहीं। गवर्नमेंट्स और जो इंडस्ट्रीज है वो पहले उसको कॉर्नर कर चुके होंगे। तब सिल्वर का जो रियल पोटेंशियल होगा वो अनफोल्ड होगा, क्योंकि वहां पर फिजिकल की बात होगी, वहां पे एक डिस्कनेक्ट होगा पेपर सिल्वर के प्राइस में और एक रियल सिल्वर के प्राइस में। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? मतलब पेपर में दिख रहा होगा $100 पर आउंस, बट एक्चुअल में मार्केट में खरीदने जाओगे वहां पे दिखेगा $150 पर आउंस, $200। तो अगर मेरी ये बातें आज समझ लेते हो और इसके ऊपर एक्ट करते हो तो उसका कोई फायदा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, तो आज अगर समझ जाओ, हंसो नहीं मेरी बातों पे, समझ जाओ और आज ही तैयारी करो अपना शिप बनाने की, तो उसका कोई फायदा है। बाढ़ आ गई है, अब भागते हुए यहां पर आओ या मेरी वीडियोस देखो, हाँ सर ने सही कहा था। So what? सर ने सही कहा है, गलत कहा, दैट डजंट मैटर एट दैट टाइम। बात सर्वाइवल की होगी। So what I am doing and what I am talking about is not about some investment theory. I am talking about survival. And this is coming out of compassion. किसका सर्वाइवल? मेरा, आप लोगों का। हेलो गाइस, सो आज मैं खेतों के बीच खड़ा हूँ एंड आपसे एक इम्पोर्टेंट बातें शेयर करनी थी। सो मैं अभी यूपी में आया हुआ हूँ, बांदा, एंड बांदा के अंदर इस जगह का नाम है दोहत्रा। सो दोहत्रा के एक खेत में मैं खड़ा हूँ एंड सो मेरे फ्रेंड की शादी थी, अनुज। सो ही इज़ माई चाइल्डहुड इन द सेंस स्कूल से हम लोग 6th क्लास से साथ में थे एंड वो 24 साल का हो चुका है। सो उसकी शादी थी। सो एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ वो ये है कि टाइम बीत जाता है। जो मैंने रियलाइज़ किया ऑल द टाइम इन द वेडिंग, कल हम लोग आए थे यहाँ पर हरियाणा से यूपी एंड सुबह आए थे हम लोग और रात में शादी थी और आज सुबह शादी निपट गई। तो यार टाइम बीत जाता है, मतलब कहने को 25 साल बीत गए इस दुनिया में। करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, वी शुड एक्सप्लोर थिंग्स। हम लोग जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग एक कमरे में बंद रहते हैं, ठीक है यार। कमरे में बंद रहना इज़ नॉट लाइफ। रोज़ काम पे जाओ, जॉब करो, 20,000 की नौकरी करो। तो उस ट्रैप से कैसे निकलना है आपको? उस
ट्रैप से निकलना पड़ेगा। कैसे निकलना है वो आपको फिगर आउट करना है। तो लाइक आई डोंट नो लाइक कैसे करोगे आप, कैसे नहीं, बट ये मुझे लगता है आई बिलीव कि हम गलत तरीके से जी रहे इस दुनिया में। अभी रास्ते में एक शमशान घाट था, उसको देख के हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे कि यार एक दिन जल जाएगा ऐसे ही, पर मस्ती मजाक की बात नहीं है, सही में जल जाओगे एक दिन। तो यार चीज़ें करो, एक शहर में मत चीज़ें करो यार। एक शहर में रहने के लिए आप नहीं बने हो, एक जगह पैदा हो गए, वहीं पे पढ़ाई लिखाई की, काम वाम किया और मर गए, वो ज़िंदगी नहीं है। सब टाइम पास कर रहे हैं, एट द एंड तो टाइम पास ही कर रहे हैं, तो कुछ अलग करके करो ना। क्या मज़ा है रोज़ रोज़ एक ही एक्सपीरियंस लेने में, एक ही जगह रोज़ देखने में, एक ही गली रोज़ देखने में, एक ही बस में चढ़ने में, आने में, घर जाने में, खाना पीना खाने में, सो जाने में, नहीं है कुछ भी। एंड मुझे भी लगता है कि जो एक घर का कॉन्सेप्ट है वो कुछ लोगों ने सिक्योरिटी के लिए बनाई थी। जो लोग कमज़ोर थे उन्होंने अपने लिए घर बनाना शुरू कर दिया, घर में रहना शुरू कर दिया। बट इफ़ यू हैव गट्स, आपको लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकते हो और सर्वाइव कर सकते हो, तो यार घर से निकलो, शहर से निकलो, देश से निकलो और घूमो, जितना जहाँ तक ज़मीन दिखाई देता है घूमो। इवन आई डोंट नो कि क्या करना है जीवन में, मैं खुद कुछ चीज़ें कर रहा हूँ एंड आप भी करो कुछ जो आपसे हो पाता है। गाइस ये एक अच्छा आदमी है, इसका नाम गोरिल्ला नहीं है, दीपांकर है और इसका नाम क्या कहते हैं, किताबी कीड़ा नहीं है। ब्रो क्या सोचा लाइफ में, क्या करना है आगे? बहुत कुछ करना है, जैसे अभी पता चल जाएगा आने वाले 1 साल में। यही प्रॉब्लम है गाइस, करना हमें बहुत कुछ है बट हमें पता नहीं है कि क्या करना है। बात तो सही कह रहा है। और हम लोग वक्त पे डाल देते हैं कि यार हो जाएगा, पता चल जाएगा, बट वी डोंट नो क्या है अगले मोमेंट, वी डोंट नो। सो क्या करना है, बाप बनना है। एग्जैक्टली, शादी करना, बच्चे पैदा करना, That's not life. that's the trap जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। हाँ, तो मतलब नहीं बनता शादी करने का। ऑल्दो हमारे दोस्त ने शादी कर लिया आज, वो ट्रैप में फंस गया, ट्रैप में फंस गया, खुद को ही फंसा है। और भाई साहब क्या मस्त हवाई देख, वहाँ से हिलते 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 हिलते। मैं गिरा भी धड़ाम।